नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज हम आपको गणेश महोत्सव में लेकर आए हैं भोपालपुरा स्थित महाराष्ट्र भवन में, जहां महाराष्ट्र समाज के लोगों के द्वारा विगत 75 वर्षों से यहां पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया, तो अगर इसे हम अमृत गणेश उत्सव कहें तो उस बात में कोई बेईमानी नहीं होगी। उनसे मिलने से पहले, उनसे कुछ बात करने से पहले हम आपको गणेश महोत्सव के इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं। साल था 1893, जब पहली बार बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। गणेश जी शुरू से ही हमारे प्रथम पूजनीय देव रहे हैं। इससे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना हम अपने घरों में किया करते थे, पर 1893 के बाद ये सार्वजनिक पंडाल के रूप में गणेश जी को हम मेहमान लेकर आते हैं। उस समय के उद्देश्य कुछ अलग हो सकते हैं। उस समय के उद्देश्य थे, अंग्रेजों का हमारे ऊपर हुकूमत थी, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में उत्साह का संचार करना था, लोगों को आजादी के प्रति जागरूक करना भी था, और एक सामाजिक जो दूरी, सामाजिक जातिवाद उस समय बहुत ही हावी हुआ करता था। सभी को एक मंच पे लाने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रयास किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को इसीलिए समाज सुधारक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। धीरे धीरे साल बीतते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। हम आजादियों की बेड़ियों से आजाद हुए। 1947 का साल आया, दिन था 18 सितंबर 1947। ये वही जगह है जहां पर पहली बार उदयपुर का एक सार्वजनिक पंडाल स्थापित किया गया था महाराष्ट्र समाज के लोगों के द्वारा। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार से 76 वर्ष पूर्व कैसी चुनौतियां रही होगी, क्या समय रहा होगा। पहला पंडाल इसे हम कहते हैं, उदयपुर का पहला पंडाल यहाँ पर सजा था। आइए कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं कि किस तरह से उन लोगों की तैयारियां रहती है और किस तरह से ये कारवां यूं ही चलता रहा और यूं ही चलता रहेगा। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर दत्तात्रेय चौधरी, कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र समाज उदयपुर। अभी हमारी नई कार्यकारिणी का गठन 2 साल से हुआ है, और इसमें हम लोगों ने जो आज तक जो चलता आ रहा है उसी परंपरा को हमने अविरत जारी रखा है। 75 साल से बराबर ये अभी हमारा 76वां गणेश की स्थापना का है, और बीच में 2 वर्ष कोरोना के कारण हम लोग ये उत्सव नहीं कर पाए थे, और अब सब लोगों में उत्साह से हम सब इसमें शरीक हो रहे हैं। इसमें हमारा मुख्य रूप से होता है गणपति अथर्वशीर्ष का सहस्त्र हवन, मतलब 1000 गणपति अथर्वशीर्ष का हम पाठ करवाते हैं, सब लोग मिलकर के करते हैं। सारा हमारा समाज के यहाँ लगभग 200 परिवार है महाराष्ट्र समाज के, जो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इसमें कीर्तन का है, कुछ शास्त्रीय संगीत का है, अभी एक कथक का भी कार्यक्रम हुआ है। इस वर्ष हमने ये सारे कार्यक्रम किए हैं, और यहाँ के छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं, और अंताक्षरी का कार्यक्रम भी होता है, जिसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और सबकी अलग अलग प्रतिभाएं इसमें विकसित होती है। प्लस हम लोग ये करते हैं कि हमारे जिन बच्चों का 12वीं 10वीं में मेरिट लिस्ट पे आते हैं या अच्छा करियर बनाते हैं, तो उनका सत्कार भी करते हैं। तो ऐसे ये सारी मतलब सभी गतिविधि से मिल करके और सब लोगों का पीपल्स पार्टिसिपेशन मुख्य रूप से करते हैं। तो देखा आपने जिस प्रकार से कोषाध्यक्ष महोदय ने हमें बताया कि सभी लोगों की भागीदारी इसमें रहती है, तो बाल गंगाधर तिलक का भी यही मानना था कि सभी समाज के हर वर्ग की भागीदारी उसमें रहे। वही प्रथा आज भी चलती आ रही है, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। आइए अब हम आपको कुछ और लोगों से रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र समाज उदयपुर के अध्यक्ष। सर, अपना नाम बताएं। अनिल डोंगरे, महाराष्ट्र समाज का वर्तमान में अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया है सर्वसम्मति से, तो अध्यक्ष हुआ। और इस संबंध में अधिक जानकारी जो गणेशोत्सव शुरू हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर 12-15 साल से हूँ। इसके पहले यहाँ पे लोग हैं, मिस्टर राजेश बागेकर, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी दे सकते हैं।
राजेश पागी जी। देखा आपने किस तरह से आज भी अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए किस तरह के आयोजन होते हैं। आज हमें भी महाराष्ट्रीयन वेशभूषा में यहाँ पर सजाया गया है, उसके लिए आप सभी का साधुवाद और धन्यवाद। अब हम आइए कुछ और दर्शनार्थियों से भी मिलते हैं, कुछ और दर्शनार्थियों से भी कुछ जानते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं? इष्ट देव है गणेश जी हमारे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि भक्ति में वातावरण होता है यहाँ पे आके जी, और हमको प्रसन्नता मिलती है आपको। एक माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी जो यहाँ चाय का लुत्फ ले रहे हैं, आपको कैसा लगता है गणेश जी के भंडार में आके? यहाँ तो सब महाराष्ट्र आते हैं, मीना जीना कार्यक्रम होते हैं शाम को। अभी तो हमारा जैसे हुआ गणेश उसका गणेश जी का जो मुख्य भजन है उसका सब ये करते हैं, उसे अथर्व शीर्ष कहते हैं। इसमें जो होता है नामकरण जी सब बताया जाता है नामकरण। जी हाँ तो है ना, हमारे 10 दिन का तो बहुत विशेष कार्यक्रम होता है जी वो तो बहुत विशेष होता है जी। तो देखा आपने किस तरह से 200 महाराष्ट्र के परिवार यहाँ रहते हैं, 10 दिनों तक आपस में मिलते जुलते हैं, लोगों में उत्साह का माहौल रहता है। गणेश जी जो हमारे प्रथम पूजनीय देव है, उनकी वंदना की जाती है, कीर्तन किए जाते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का पुरजोर प्रयास महाराष्ट्र समाज द्वारा विगत 76 वर्षों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आइए हम आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं। सर आपका नाम बताएं। और राजेश पागे। सबसे पहला मेरा सवाल है कि 1947 में वो कौन व्यक्ति थे जिनकी ये सोच रही कि इस कार्यक्रम को एक सार्वजनिक रूप के रूप में हम करें? क्या सोच थी उनकी और क्या नाम था? 3-4 जने थे। एक कांग्रेस कप थे यहाँ पर और साइकिल कप थे। मेरे पिताजी आगे वो थे यहाँ पर। ऐसे 4-5 लोगों ने मिलकर यहाँ पर 1947 में गणपति की महाराष्ट्र समाज की स्थापना पहले घर घर में करते थे, बैठते थे, मिलते थे। उसके बाद ऐसे विचार हुए कि अपन अगर इन सबको इकट्ठा करें, अपने समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करें, तो फिर वो गणेश उत्सव की एक भूमिका बनी। उसके बाद यहाँ से समाज की स्थापना हुई। उस समय तो कुछ भी नहीं था, आज जो स्वरूप दिख रहा है ऐसा वहाँ उस समय नहीं था। जी धीरे धीरे बढ़ता गया आगे। और उस समय ये जैसे मोड़क साहब थे, ये महाराणा भोपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, इसके मैनेजर थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिया। ये जो आप आज अपने स्ट्रक्चर दिखता है, ये जैसे अपन इस हॉल में खड़े हैं, ये हॉल उन्होंने उस समय जो कंपनी थी उसके जो थे सुंदर गजेंद्र सिंह के यूपी में ये हॉल बनवाया। उन्होंने डायरेक्टर थे, उन्होंने इसके लिए 20,000 रुपये डोनेशन किया। उस समय ये हॉल बना, फिर धीरे धीरे पीछे का हॉल बना आज बनता गया। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से जी उस समय डॉक्टर घोड़े थे, दामले साहब थे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और दामले घोड़े मोरक थे, इस तरह काफी लोग थे। वो सब लोगों ने सहयोग किया। डॉक्टर महाजनी थे जो यहाँ पर वाइस चांसलर थे। अगर आपने देखा होगा तो इस हॉल इस जगह को खरीदने के लिए 1,000 रुपये इसकी कीमत थी। 1,000 रुपये वो भी बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने अपनी सैलरी इसके लिए दे दी और ये जगह खरीदी। डॉक्टर महाजन भी ग्रेट थे, बहुत सालों तक वो यहाँ वो धीरे धीरे बहुत सारे लोग बखोरे वगैरह इस तरह आपने प्रोफेसर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आए। आपकी उम्र क्या है? आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? मेरे बचपन से लमसम कहा जा सकता है कि प्रारंभिक काल से आप यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपके पिताजी ने
यहाँ पर इसकी स्थापना करी है, एक सहयोग दिया सहयोग दिया था, तो आप बचपन बाल्यकाल से यहाँ पर आ रहे हैं। हमने ये भी सुना है किसी माध्यम से कि यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है उसको आप लोग कहीं और विसर्जित करने नहीं जाते, बकायदा यहीं पर एक पिंड बनाकर उसको विसर्जित करते हैं। इसके बारे में ये प्राकृतिक मतलब पर्यावरण को लेकर आप शुरू से एक सोच रही, इसके पीछे क्या वजह रही? हमारे यहाँ शुरू से ही ये तो और चालू हुआ कि पीओपी की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। हमारे शुरू से ही मिट्टी की मूर्ति बनती रही वर्षों से। एक यहाँ पर नाइक करके थे, बहुत सुंदर मूर्ति बनाया करता, वर्षों तक उन्होंने अपने हाथ से घर पर मिट्टी तैयार करके मूर्ति बनाई। अब तो वो नहीं बनाते हैं, और हम लोग हमेशा अपने यहाँ पर एक बड़ा ड्रम रखते हैं, जिससे मूर्ति को विसर्जित करते हैं। वर्षों से यही चल रहा है हमारे। देखा आपने, एक बहुत ही अच्छा संदेश भी महाराष्ट्र समाज के लोग हमें देते हैं कि किस तरह से अगर हम जल को दूषित ना करना चाहे तो भी हम गणपति की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आपको कुछ नन्हे मुन्ने बाल गोपालों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। बेटा आगे भी आते हो, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आते हो, कुछ कार्यक्रम होते हैं, 10 दिन तक लगाते रहते हैं यहाँ पर। देखा आपने, बच्चों में भी काफी उत्साह है। ये कारवा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। ये नौजवान आगे जाकर इन्हीं पद चिन्हों पर चलेंगे। ये 75वां वर्ष मना चुके हैं, ये 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अगर ये नौजवान इसी तरह से इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आते रहे तो ये कारवा आगे भी यूं ही चलता रहेगा। हमने अपनी लाइव रिपोर्ट में आपको आज दिखाया उदयपुर का पहला सार्वजनिक पंडाल, जहां पर आगे जाकर इन्हीं पद चिन्हों पर चलेंगे। ये 75वां वर्ष मना चुके हैं, ये 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अगर ये नौजवान इसी तरह से इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आते रहे तो ये कारवा आगे भी यूं ही चलता रहेगा। हमने अपनी लाइव रिपोर्ट में आपको आज दिखाया उदयपुर का पहला सार्वजनिक पंडाल, जहां पर गणपति जी की स्थापना की गई। घरों में हम सभी गणपति जी को पूजते आए हैं, पर पहला सार्वजनिक पंडाल जो सजाया था वो महाराष्ट्र समाज के लोगों ने 18 सितंबर 1947 के दिन इसी महाराष्ट्र भवन की जमीन पर उनकी स्थापना की गई थी। कहते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को जिंदा रखना है तो वहाँ के कलाकारों की कद्र होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्रीयन कीर्तन गायक। सर, अपना नाम बताएं और कितने वर्षों से आप कीर्तन करते आ रहे हैं? जिन्होंने जाकिर बंधु को अपने बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया था और क्रांतिकारी बनाया था। जब जाकिर बंधु क्रांतिकारी बने तब उन्होंने लोगों को इतना उत्साहित किया, इतना प्रेरित किया कि तिलक खुद उसमें आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जाकिर बंधु ने उसको कहा था कि उन्होंने कार्य किया था, कविता की थी, और कविता में कहा था जो जाकिर बंधु ने अभी कविता की है, इस कविता में जो जोश है वो जोश अगर सब में होता या जाकिर बंधु में भी होता तो अभी तक रैन जीवंत नहीं रहता। उस वक्त रैन का राज्य चल रहा था और रैन को मार रहा था, और उस प्रेरणा को लेकर जाकिर बंधु ने रैन को खत्म कर दिया। तो यह थी हमारे लोकमान्य तिलक की प्रेरणा। यह प्रेरणा के द्वारा ही हम क्रांतिकारी के द्वारा इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने में यशस्वी रहे। लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्र जो देखा आपने, और ये कहावत बिल्कुल सत्य है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए अंग्रेज भी खौफ खाते थे कि अगर उन्हें कहीं मंच मिल जाएगा तो वो उससे आग ही बरसते थे। लोगों में जोश और जज्बा बनने का उनमें बेहतरीन हुनर था। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि आजादी केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है, आजादी के लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से भी उन सबको नमन करते हैं।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं और मौजूद हैं। आप उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में आई है। आइए उनसे पूछते हैं कि कैसी आप लोगों की तैयारी रहती है और कितना इंतजार रहता है इस त्योहार का। गणपति का तो हमें पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि इतने टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। हम पूरे साल वेट करते हैं कि कब गणपति बप्पा आएंगे और कब हम समाज में आकर सारे प्रोग्राम्स का आनंद ले पाएंगे। ये देखा आपने, हर वर्ग के लोगों में खासा उत्साह है, बच्चों में भी खासा उत्साह है। आइए हम और महिलाओं से जानते हैं कि आप लोगों की किस तरह से तैयारी रहती है, क्या उत्साह रहता है आप लोगों को? अलग अलग तरीके से निकाल के प्रेजेंट कर सकते हैं। उसका आवाज जो गणपति की भगवान की होती है वो कैसे हम हर साल अलग तरीके से करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि देश में महिलाओं का डंका बज रहा है, एक बार जोर से गणपति बाप्पा का जयकारा हो जाए कि पूरा मुंबई पूरा गूंज जाए। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। ना चाइना ना कोरिया, गणपति बाप्पा मोरया। अब हम आपको गणपति बाप्पा की आरती दिखाते हैं कि किस प्रकार से उनकी यहाँ आरती होती है, पूजा होती है। आइए। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ना चाइना ना कोरिया, गणपति बाप्पा मोरया।